स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ फेडरल बोर्ड का पेपर मौजूद है जो कि फर्स्ट ईयर का पेपर है, केमिस्ट्री का पेपर है। 2019 का जो पेपर फेडरल बोर्ड की तरफ से आया था, ये वो पेपर है और इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। सेक्शन ए का सॉल्व किया, फिर हमने इसका सेक्शन बी सॉल्व किया, फिर हमने इसका सेक्शन सी भी सॉल्व कर लिया और उसके बाद अब हम आ जाते हैं इसके सेक्शन डी की तरफ। तो सेक्शन डी जो है, अगर हम इसकी बात करें तो सेक्शन डी जो है वो 26 मार्क्स का होता है, जैसे कि यहाँ पे मेंशन है। इसके अलावा इसमें इन्होंने इंस्ट्रक्शंस दे दी कि कोई से 2 क्वेश्चंस करने हैं और 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6। तीनों के दो पार्ट्स हैं, ए बी ए बी ए बी, और इसमें से कहा है कि कोई से 2 क्वेश्चंस जो हैं वो करने, सॉल्व करने। अब इसमें से हम ये देखते हैं कि पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन 4 जो है ये, इसमें से जो दोनों पार्ट्स हैं वो चैप्टर 1 से चैप्टर 6 जो फेडरल बोर्ड की रिकमेंडेड बुक है, इस जो केमिस्ट्री की बुक है, इसके चैप्टर 1 से चैप्टर 6 में से ही के टॉपिक्स में से जो है वो क्वेश्चन 4 के दोनों पार्ट्स होंगे। जो क्वेश्चन 5 है, ये आपकी जो फेडरल बोर्ड की बुक है, इसके चैप्टर 7 से चैप्टर 12 तक के जो टॉपिक्स हैं, इनमें जो टॉपिक्स आ रहे होंगे उनके दोनों पार्ट्स में उन्हीं टॉपिक्स में से क्वेश्चंस हैं। जबकि जो ये क्वेश्चन नंबर 6 है, इसके दोनों पार्ट्स में से ए पार्ट जो है वो चैप्टर 1 से चैप्टर 6, जबकि जो बी पार्ट है वो चैप्टर 7 से चैप्टर 12 तक के जो टॉपिक्स हैं उनमें से ये क्वेश्चंस बने हैं। तो जो क्वेश्चन 4 है वो फर्स्ट हाफ ऑफ द बुक में से है, क्वेश्चन 5 सेकंड हाफ ऑफ द बुक में से है, और क्वेश्चन 6 का पहला जो पार्ट है वो फर्स्ट हाफ ऑफ द बुक में से है, और जो दूसरा पार्ट है वो सेकंड हाफ ऑफ द बुक में से है। और हमें कहती है कि इसमें से कोई से 2 क्वेश्चंस करने हैं और तमाम क्वेश्चंस इक्वल मार्क्स हैं, यानी कि ये भी 13 मार्क्स का है, ये भी 13 मार्क्स का, ये भी 13 मार्क्स का, इनमें से कोई से 2 करने हैं ताकि आप 26 मार्क्स गेन कर सकें। और ये चीज़ भी याद रखनी है कि जो सा भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे उसके दोनों पार्ट्स का अटेम्प्ट कर लेंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते क्वेश्चन 4 का तो ए पार्ट कर लें, क्वेश्चन 5 का बी पार्ट कर लें, क्वेश्चन 6 पूरा कर लें, ऐसा नहीं करना। जो भी क्वेश्चन करेंगे उसके दोनों पार्ट सॉल्व करने। अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे, हम तो यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हम जो है वो एक एक करके तीनों क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे या सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन 4 देखते हैं, इसका ए पार्ट देख लेते हैं। ए पार्ट में वो कह रहे हैं डिराइव जनरल गैस इक्वेशन, हाउ कैन दिस इक्वेशन बी मॉडिफाइड टू डिटरमिन द मोलर मास एंड डेंसिटी ऑफ अ गैस। इसका ए पार्ट है। अब इसके लिए हमने क्या किया कि पहले तो अपने उसी आंसर शीट की तरफ आए जिसपे हम बी और सी सेक्शंस को सॉल्व कर चुके हैं। अब यहाँ पर हम जो है वो डी सेक्शन को भी सॉल्व करेंगे। तो डी सेक्शन की पहले हेडिंग दी टॉप पे, फिर हमने यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 की हेडिंग दी और इसका ए पार्ट सॉल्व करें तो हमने इसकी भी यहाँ पर मेंशन किया। फिर आपकी मर्जी है कि आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखना चाहें, हमने यहाँ लिख दी है, लेकिन आपने पार्ट जरूर मेंशन करना और क्वेश्चन नंबर भी जरूर मेंशन करना है। अच्छा, अब आपने पहले जो हेडिंग थी जनरल गैस इक्वेशन की, क्योंकि ये डिराइव करनी है, फिर इसकी डेरिवेशन की हेडिंग थी। फिर अब देखें जो जो डेरिवेशन करनी है हमने यहाँ पर हमने उसके साथ लिखेंगे कि जो चीज़ें हम यहाँ पे सपोज कर रहे हैं, क्योंकि देखिए पी वी आर टी वगैरह सब कुछ ये चीज़ें हमें तो पता है, लेकिन ये है कि इनको सपोज किया है तो ये सारी फॉर्मेलिटीज हमने यहाँ लिखनी है कि हम बताएंगे, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है ना, सेक्शन डी के जो क्वेश्चन होते हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। तो हम इसमें बताएंगे पहले कि लेट अस कंसिडर द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस टू बी कैपिटल पी। प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस क्या होगा, कैपिटल पी। वॉल्यूम ऑफ द गैस बी, कैपिटल वी। टेम्परेचर, कैपिटल टी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस, स्मॉल एन। फिर उसके बाद हम बताएंगे, अब हम बेशक इन सिंबल्स को लेके हम इन सिंबल्स से अब खेलते रहेंगे तो कोई इशू नहीं है, हमने पहले एग्जामिनर को बता दिया इन सिंबल्स से हमारी क्या मुराद है या इन डिनोशंस से हमारी क्या मुराद है। अब हम पहले बता देंगे अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या होता है कि नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर को हम कांस्टेंट रखें तो वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। फिर हम बताते हैं कि चार्ल्स लॉ कहता है कि नंबर ऑफ मोल्स और प्रेशर को कांस्टेंट रखें तो हमारे पास वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। फिर हम बताते हैं कि एवोगैड्रोस लॉ कहता है कि प्रेशर और टेम्परेचर को हम कांस्टेंट रखें तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। फिर हम इन तीनों लॉज को कंबाइन करेंगे। देखिए एक ही तरफ v है तो v को कंबाइन किया और दूसरी तरफ क्या आ जाएगा, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n एंड t एंड 1/p। तो यहाँ पर हमने इसी तरह लिख दिया। उसके बाद फिर हमने साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे तो आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। हमने पहले कांस्टेंट लिखा और एन टी ओवर पी, फिर हमने लिखा v इज इक्वल टू आर एन टी ओवर पी। अभी r क्या है, ये r जो है ये आ जाता है जनरल गैस कांस्टेंट।
ये हमने यहाँ बता दिया कि द कांस्टेंट सजेस्टेड इज आर विच इज कॉल्ड जनरल गैस कांस्टेंट, और हमारी इक्वेशन बन जाएगी पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, और इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 टैग कर दिया। और फिर हम बताएंगे द इक्वेशन 1 इज कॉल्ड जनरल गैस इक्वेशन। दिस इक्वेशन शोज कि इफ वी हैव एनी क्वांटिटी ऑफ एन आइडियल गैस देन द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्रेशर एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, जनरल गैस कांस्टेंट एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यानी कि अगर हमारे पास यहाँ पे क्या हो, कोई गिवन आइडियल गैस हो तो इसके प्रोडक्ट जो होता है ऑफ पी वी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स, गैस कांस्टेंट और टेम्परेचर के, और टेम्परेचर कौन सा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब नेक्स्ट पार्ट वो हिस्ट्री में हमें कह रहे थे, दूसरा जो इसकी डिमांड थी क्वेश्चन की कि इससे हम जो है वो डिटरमिन कैसे करते हैं मोलर मास और डेंसिटी ऑफ एन आइडियल गैस को। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम जो है यहाँ पे हेडिंग दे देंगे डिटरमिनिंग मोलर मास एंड डेंसिटी ऑफ एन आइडियल गैस। अब इसमें पहले हम बताएंगे फॉर कैलकुलेटिंग मोलर मास एंड डेंसिटी ऑफ एन आइडियल गैस हम क्या करेंगे, वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि n जो है ये वाला इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे विद इन टर्म्स ऑफ मास स्मॉल m डिवाइडेड बाय मोलर मास। यही होता है ना, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास, मास ऑफ अ गैस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द गैस। तो इससे हम n इज इक्वल टू स्मॉल m डिवाइडेड बाय कैपिटल M, इससे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, पी वी इज इक्वल टू स्मॉल m डिवाइडेड बाय कैपिटल M इंटू आर टी, और इसको हम इक्वेशन 2 टैग कर देंगे। फिर अब इस इक्वेशन को रीअरेंज करें तो एक तरफ को कैपिटल M ले जाएं क्योंकि मोलर मास डिटरमिन करना है, तो एक तरफ कैपिटल M ले जाएं, बाकी सारी चीजें दूसरी तरफ ले जाएं, तो ये बन जाएगा कैपिटल M इज इक्वल टू स्मॉल m डिवाइडेड बाय कैपिटल P, कैपिटल V, कैपिटल R, कैपिटल T। अब आपने जब भी फर्स्ट टाइम किसी भी चीज को मेंशन करना है तो उसके जो है वो साथ में फुल नेम के साथ उसका जो है वो डिनोशन लिखनी है। जैसे कि देखें यहाँ पर हम फर्स्ट टाइम मैथ्स की बात करें तो हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने डिनोशन जो है वो साथ के साथ यहाँ पे आप देख रहे हैं कि स्मॉल m लिखी है। इसी तरह मोलर मैथ्स की जब हमने फर्स्ट टाइम बात कर रहे हैं तो हमने यहाँ मोलर मैथ्स के साथ कैपिटल M लिख के इसकी डिनोशन यहाँ पे शो की है। फिर आगे आप बेशक इन डिनोशंस के साथ चलते रहें, कोई मसला नहीं है, हम जो है वो एग्जामिनर को डेफिनेटली ये चीज़ पता चल जाएगी, हमें जो है वो सिर्फ अपनी डेरिवेशन यहाँ करनी है, और साथ में आपने जो है वो थोड़ी बहुत यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी देते जाना है। अब इसमें देखें हमारे पास यहाँ पर क्या आ गई है, हम यहाँ पर थे तो ये आ गया m कैपिटल M इज इक्वल टू स्मॉल m डिवाइडेड बाय पी वी इंटू आर टी। अब ये इक्वेशन को हमने इक्वेशन 3 टैग कर दिया। फिर हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम बताएंगे कि विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन 3, क्योंकि डिटरमिनिंग कहा था ना तो लॉन्ग क्वेश्चन है तो हमें इसमें जो है वो इन वर्ड्स भी एक्सप्लेन करना है थोड़ा बहुत। तो हम कहेंगे विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन 3 हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, मोलर मास ऑफ अ गैस ऑफ एन आइडियल गैस, अगर हमारे पास टेम्परेचर भी गिवन हो, प्रेशर वॉल्यूम भी गिवन हो और मास ऑफ अ गैस भी गिवन हो। तो गिवन मास ऑफ अ गैस के लिए हम जो है वो मोलर मास जो है वो फाइंड कर सकते हैं किसी आइडियल गैस का। अब इसमें उन्होंने डेंसिटी भी मांगी है, उसके लिए हम चलते हैं, हम क्या करेंगे, इसी इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे, इस इक्वेशन को रीअरेंज कर लेते हैं। P को इस तरफ ले जाएं, PM बन जाएगा, M बाई V रह जाएगा यहाँ पे। M बाई V क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी होती है, ये तो हमें पता है। तो ये हम लिखा मास बाय वॉल्यूम जो है ये बनकर डेंसिटी और इंटू RT। अब यहाँ पे क्या है, स्मॉल d, और देखिए नीचे यहाँ पे हमने मेंशन किया है, जब डेंसिटी लिखा तो उसके आगे स्मॉल डी जो है वो मेंशन किया है ताकि पता चले। ऐसे ही हमने कोई हवाओं में नहीं यहाँ पे डी लिख दिया या कुछ भी लिख दिया। ठीक है, हर चीज को हमने यहाँ एक्सप्लेन करना है क्योंकि ये क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन है। एंड इवन शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आप कोई भी डिनोशंस यूज करेंगे, सिंबल्स यूज करेंगे तो आप क्या करेंगे, उसको मेंशन करेंगे कि ये किसके लिए यूज हो रहा है। अब यहाँ आ गया PM इज इक्वल टू DRT, और यहाँ से क्योंकि D डिटरमिन करना है तो एक तरफ D रखते हैं और दूसरी तरफ जो है वो बाकी टर्म्स ले जाए, तो ये PM ओवर RT बन गया और इसको हमने इक्वेशन नंबर 4 टैग कर दिया। और फिर हम इसमें बता देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे कि इक्वेशन 4 क्या है, कि विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन 4 वन कैन कैलकुलेट द डेंसिटी D ऑफ एन आइडियल गैस इफ इट्स टेम्परेचर, प्रेशर एंड रिलेटिव मोलर मास आर नोन। कि अगर हमें प्रेशर, मोलर मास और एब्सोल्यूट टेम्परेचर मालूम हो, जनरल गैस कांस्टेंट तो कांस्टेंट वैल्यू होती है, तो हम जो है वो डेंसिटी ऑफ दैट आइडियल गैस जो है वो डिटरमिन कर सकते हैं। और यूँ हमने क्या किया कि हमने जो है वो पार्ट ए जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसका हमने सॉल्व कर लिया। अब क्वेश्चन पेपर की तरफ आ गए हम वापस। इसमें बी पार्ट में वो कह रहे हैं डिफाइन लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस, हाउ आर दीज फोर्सेस प्रोड्यूस्ड इन हीलियम गैस, आल्सो डिस्क्राइब द फैक्टर्स अफेक्टिंग द लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस।
अब 1 मार्क है डिफाइन करने के लिए कि लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस क्या होती हैं। फिर हमें 1.5 मार्क्स में ये बताना है कि हाउ आर दीज फोर्सेस प्रोड्यूस्ड इन हीलियम गैस में ये फोर्सेस कैसे प्रोड्यूस होती हैं। और 4.5 मार्क्स हैं किसके लिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, अपनी आंसर शीट पे बी पार्ट की जो है वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। बी पार्ट हम करें, पहले तो हेडिंग देंगे लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस की, सब हेडिंग आ जाएगी डेफिनेशन की, और डेफिनेशन हम देंगे द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन टेम्परेरी डायपोल इन वन मॉलिक्यूल एंड टेम्परेरी इंड्यूस्ड डायपोल इन एन एडजेसेंट मॉलिक्यूल आर कॉल्ड लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस। लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस क्या होती हैं कि अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं जो कि एक टेम्परेरी डायपोल, जो इंस्टेंटेनियस डायपोल जिसे हम कहते हैं ये, और टेम्परेरी या इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डायपोल होता है, इनके दरमियान जो है वो होती है, जो इर्द गिर्द इसके मॉलिक्यूल्स होंगे उसमें जो इंड्यूस करेगा ये डायपोल, एक इंस्टेंटेनियस डायपोल जो होगा, तो जो हम देखते हैं उसे हम कहते हैं लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस। फिर नेक्स्ट पार्ट में वो कह रहे हैं कि इसमें फॉर्मेशन बताएं ऑफ लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस इन हीलियम गैस। तो इसके हम बताएंगे कि जी हीलियम गैस में क्या होते हैं, द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वन एटम इन्फ्लुएंस द मूविंग इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द अदर एटम, इलेक्ट्रॉन्स रिपेल ईच अदर एंड दे टेंड टू स्टे एज far apart as possible. When the electrons of one helium atom come close to the electron of other atom, they are pushed away from each other. In this way, a temporary dipole is created in the atom. यानी कि वो कहते हैं ये जो दो हीलियम एटम्स होते हैं ये अपने अपने जो है वो अपना अपना घूम फिर रहे होते हैं। फिर क्या होता है, जब करीब आते हैं कोई से भी दो एटम्स हीलियम के, तो क्या होता है उनके इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि देखिए एक के भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे दूसरे के भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अब एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। जब रिपेल करेंगे तो एक के इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ चले जाएंगे, दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ चले जाएंगे, यानी कि एक दूसरे को रिपेल किया। उसकी वजह से क्या होगा कि अब देखें एक तरफ जो है वो क्या, इस तरह से कोई सिचुएशन बन जाएगी कि एक तरफ तो पॉजिटिव साइन हो जाएगा, दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी। तो ये क्या होता है, अभी फॉर एन इंस्टेंट बनती है, यानी कि किसी एक खास मोमेंट के लिए बनती है। तो हम ये देखते हैं कि ये क्या होती है, ये इंस्टेंटेनियस डायपोल बना है। अब ये इंस्टेंटेनियस डायपोल बन गया ना, टेम्परेरी डायपोल या इंस्टेंटेनियस डायपोल। अब क्या होगा कि किसी गिवन मोमेंट पे जब ये इंस्टेंटेनियस डायपोल के इर्द गिर्द जितने भी, जैसे ही ये इंस्टेंटेनियस डायपोल बनेगा, इसके इर्द गिर्द जितने भी इलेक्ट्रॉन्स जो हीलियम के एटम्स होंगे उनमें एकदम से जो है वो इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्टर्ब होगी। जिस तरह हम लिखेंगे इसमें कि द रिजल्ट इज दैट एट एनी मोमेंट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ द एटम इज नो मोर सिमेट्रिकल। अब वो बिल्कुल पूरा ऐसा इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है इलेक्ट्रॉन्स, बल्कि क्या है, अब सिमेट्रिकल नहीं है। इट हैज मोर नेगेटिव चार्ज ऑन वन साइड देन ऑन द अदर। एक साइड पे जो है वो, जिस तरह हमने यहाँ बनाया था, एक साइड पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा, एक साइड पे जो है वो न्यूक्लियस कंसंट्रेटेड होगा। एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट द हीलियम एटम बिकम्स अ डायपोल। दिस इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस डायपोल, यानी कि इस टाइम पे वो इंस्टेंटेनियस डायपोल बन गया है। और उसके बाद जो दिस इंस्टेंटेनियस डायपोल देन डिस्टर्ब्स द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऑफ द अदर नियर बाय हीलियम एटम। यानी कि अब जो ये वाला इंस्टेंटेनियस डायपोल है, ये क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है इर्द गिर्द के जो हीलियम एटम्स हैं जो इधर इधर फिर रहे थे, अब वो तो नॉर्मल थे, लेकिन ये कि उनके अंदर जो है वो अब क्योंकि इसका अपना डिस्टर्ब हुआ है तो वो उनमें भी डिस्टर्ब कर देगा, और उनके अंदर एक डायपोल इंड्यूस हो जाएगा, तो वो इंड्यूस डायपोल कहलाएगा। तो ये क्या होते हैं, लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस को हम यही कहते हैं ना कि ये क्या होती है, इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस। तो ये हुआ कि दिस मोमेंटरी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएटेड बिटवीन इंस्टेंटेनियस डायपोल एंड द इंड्यूस्ड डायपोल इज कॉल्ड लंदन डिस्पर्जन फोर्स। तो ये हमने यहाँ पर बता दिया किस तरह से हीलियम गैस में लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस की फॉर्मेशन होती है। इसी में नेक्स्ट हमने फैक्टर्स भी बताने हैं जो इफेक्ट करते हैं लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस को। तो हम इसमें बताएंगे फैक्टर्स दैट इफेक्ट लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस आर एटॉमिक और मॉलिक्यूलर साइज आ गया पहले, दूसरा आ गया पोलराइजेबिलिटी, तीसरा आ गया नंबर ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूल। तो पहली हेडिंग हमने दी एटॉमिक और मॉलिक्यूलर साइज की। इसमें हम क्या बताएंगे कि जो लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस हैं, किसी भी एटम या मॉलिक्यूल के जो साइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होती है या जो एटॉमिक या मॉलिक्यूलर साइज होता है उस पर डिपेंड करती है। जितना साइज बड़ा होगा उतना ही क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो दूसरी तरफ जो है वो कंसंट्रेट होने में या वो डिस्पर्स होने में जो है वो आसानी से, उनको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, वो इजीली डिस्पर्स हो जाएंगे। तो लंदन फोर्सेस जो है वो किन में प्रोमिनेंट होती हैं, लंदन फोर्सेस जो है वो ऐसे मॉलिक्यूल्स में या एटम्स में प्रोमिनेंट होती हैं जिनके एटॉमिक साइज होता है वो ज़्यादा होता है। तो हम इसमें फिर एग्जाम्पल भी दे देंगे। हम पहले तो ये बता रहे हैं ना इसमें, द स्ट्रेंथ ऑफ लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस डिपेंड्स अपॉन साइज ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऑफ द एटम और मॉलिक्यूल। विद इंक्रीज इन साइज और ऑफ एटम और मॉलिक्यूल द डिस्पर्जन बिकम्स इजी एंड दीज फोर्सेस बिकम प्रोमिनेंट। इसके आगे हमने एग्जांपल दी हुई है इनर्ट गैसेस की, जो हीलियम की जिस तरह ऊपर हमने बात की।
तो हमने कहा इनर्ट गैसेस क्या होती है, मोनोटोनिक गैसेस मोनोटोमिक गैसेस होती हैं, और वो क्या करते हैं, वो कोवेलेंट बॉन्ड्स नहीं बनाते, वो क्या करते हैं, वो उनके जो वैलेंस शेल होते हैं वो कंप्लीट होते हैं। अब क्या होता है कि हम टॉप टू बॉटम जाएं, हीलियम से रेडॉन तक जाएं तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर रहे हैं, इसका मतलब है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हुई है ना। किस तरह से हुई है, ये इस वजह से हुई क्योंकि मॉलिक्यूलर साइज इंक्रीज कर रहा है। तो हम देखते हैं ये एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रहा है, तो एटॉमिक साइज इंक्रीज करने से क्या होता है कि डिस्पर्शन इजी होती है, तो लंडन फोर्सेस स्ट्रांग होती हैं, यानी कि हीलियम से रेडॉन की तरफ हम जब जाते हैं इनर्ट गैसेस में। ये हमने एग्जांपल भी दे दी। अब हम जो है वो दूसरा हम देखते हैं इसके अंदर पॉइंट क्या है। इसके अंदर पॉइंट है पोलराइजेबिलिटी का। अब इसमें हम बताएंगे पोलराइजेबिलिटी क्या होती है ऑफ एन एटम और अ मॉलिक्यूल इज अ मेजर ऑफ द ईज विद व्हिच इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी इज डिस्टॉर्टेड, यानी कि डिस्टॉर्ट होती चार्ज इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी कितनी आसानी से डिस्टॉर्ट होती है, इसे पोलराइजेबिलिटी कहते हैं। अब जितना बड़ा एटम होगा, हम पहले ही बात कर चुके हैं, जितना बड़ा एटम होगा, जितना बड़ा इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होगा, उतनी ही ईजिली डिस्पर्स होगा, उतनी ज्यादा क्या होगी, पोलराइजेबिलिटी होगी। तो in large atoms, the outer electrons are more loosely bound. They can shift towards another atom more readily than the other tightly bounded electrons in small atoms. This means polarizability increase करती है जब atomic और molecular size increase करता है, और इसी तरह उसकी जो है वो London forces भी increase करती हैं। फिर हम एग्जाम्पल भी दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल अमंग हेलोजेंस द फर्स्ट मेंबर फ्लोरीन जो है वो क्या है, गैस है रूम टेम्परेचर पे। जो क्लोरीन है वो क्या है, सेकंड मेंबर क्लोरीन इज आल्सो गैस, ये भी गैस है, बट इट इज मोर इजीली लिक्विफाइड देन फ्लोरीन, यानी कि जो क्लोरीन है वो फ्लोरीन के मुकाबले में ज़्यादा जल्दी लिक्विफाई कर जाती है। और हम कहते हैं ब्रोमीन जो है इज अ लिक्विड, ये एक लिक्विड होता है। आयोडीन इज अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, आयोडीन सॉलिड है रूम टेम्परेचर पे। अब देखिए गैस से सॉलिड स्टेट में ही जा रहे हैं, इसका मतलब है कि फोर्सेस जो है लंडन फोर्सेस इंक्रीज कर रही हैं। अब अगर लंडन फोर्सेस इंक्रीज कर रही हैं तो किस वजह से कर रही हैं, क्योंकि साइज इंक्रीज कर रहा है, तो उसकी वजह से पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज कर रही है। बिकॉज लार्ज मॉलिक्यूल्स आर इजीली पोलराइजेबल, द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन देम आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू फॉर्म लिक्विड्स या सॉलिड्स, जैसे कि ब्रोमीन या आयोडीन। ठीक है, फिर उसके बाद हम थर्ड इसके पार्ट पे आ जाएंगे, नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, ये थर्ड फैक्टर है। अब क्या होता है कि जो चेन्स होती हैं, कोई सी दो चेन्स हैं, तो इनके अंदर जो एटम्स मौजूद होंगे उनके आपस में कांटेक्ट जो है, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ कांटेक्ट्स होंगे उतने ही ज़्यादा हम क्या कहते हैं कि लंडन फोर्सेस जो हैं वो ज़्यादा होंगी या स्ट्रॉन्ग होंगी। और अगर हम देखते हैं कि इसकी जगह यहाँ पर अगर हम क्या करें, ब्रांचेस बना दें, तो देखें इतनी ज़्यादा कांटेक्ट नहीं रहा। अब देखें यहाँ पे कांटेक्ट इस स्ट्रेट चेन का इस ब्रांच के साथ जो इतना ज़्यादा कांटेक्ट नहीं रहा, तो नंबर ऑफ एटम्स इन कांटेक्ट जो है वो कम हो गए। तो इस वजह से हम क्या कहते हैं कि इलोंगेटेड मॉलिक्यूल्स मेक कांटेक्ट विद नेबरिंग मॉलिक्यूल्स ओवर अ ग्रेटर सरफेस। अब ग्रेटर सरफेस पे कहते हैं इलोंगेटेड, ये तो हमने ब्रांच कर दी। देन डू स्मॉल मॉलिक्यूल्स ग्रेटर द नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल ग्रेटर इज द पोलराइजेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। तो इस तरह से हमने जो है वो तीनों के तीनों फैक्टर्स जो हैं वो भी बता दिए, और हमारा बी पार्ट भी कंप्लीट हो गया। और यूँ हमने सेक्शन डी का क्वेश्चन नंबर 4 अटेम्प्ट किया, जिसके पार्ट ए पार्ट बी दोनों अटेम्प्ट किए, और इसमें से क्वेश्चन नंबर 5 भी है, क्वेश्चन नंबर 6 भी है। इनको भी हम सॉल्व करेंगे, लेकिन हम नेक्स्ट वीडियोस में इनको सॉल्व करेंगे।